ओके, तो एक बार लास्ट जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 3, मॉक टेस्ट कौन सा था? तीसरा था ना? हाँ, उसके नंबर सुन लीजिए। मॉक टेस्ट 3 के एक बार नंबर बता देता हूँ, कौन नहीं सुनना चाहता? देखो मॉक टेस्ट 3 नंबर, वैसे तो आपको मॉक टेस्ट 3 में जो मेन आप बता देते नंबर, तो एक बार बता भी देता हूँ आपको। 3 रैंक तक लिख देता हूँ, बाकी वैसे बता देता हूँ, है ना। मॉक टेस्ट रिजल्ट्स जो ओएमआर शीट के बेस पे रिजल्ट्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओएमआर शीट का जो रिजल्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट 3 के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ ओएमआर शीट के बेस पे ना। ओएमआर बेस्ड जो एग्जाम हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ, विद आपके 5th ऑप्शन इंक्लूड करके। तो सबसे पहले जो पहला जो नाम है वो नेहा शर्मा का है, नेहा शर्मा 60। सेकंड जो है वो सुरेंद्र कुमार का है, सेकंड आपके सुरेंद्र कुमार का है, सुरेंद्र कुमार का है, नंबर है 57। और जो थर्ड है वो है जया पाटीदार। तो 3 रैंक तक बोर्ड पे लिखा जाता है, बाकी के नीचे के रैंक हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। जया पाटीदार और नंबर है 55, ठीक है। तो 3 रैंक ने बोर्ड पे लिख दिया आपको, ठीक है। तो ऑफलाइन टेस्ट का रिजल्ट है क्या? नहीं, ऑफलाइन टेस्ट रिजल्ट 3 रैंक तक। तो नेहा शर्मा 60, सुरेंद्र कुमार 57, जया पाटीदार 55, सचिन सैनी 53, ज्योति गर्ग 49, मनोज कुमार भारद्वाज 49, दीपक मीना 48, राहुल महावर 47। कौन कौन है कोई बता दो एक बार, यहाँ से बताओ, यहाँ से। सचिन सचिन सैनी कौन है? सचिन, ओके, सचिन 53, ज्योति ठीक है, हाँ 49, मनोज कुमार 49, दीपक मीना, हाँ समझ गया 48, राहुल राहुल मावर 47, इंदू 46, लक्ष्मी लक्ष्मी 46, कानाराम 43, विक्की 43, अजीत 42, भावना रावत 42, गोपाल शर्मा 42, केदार सिसोदिया, केदार आप 37, सुनील जाट 36, पुनीत पुनीत कौर 35, ये क्या लिख दिया? शुभांगी, शुभांगी है ना, शुभांगी सिंह 34, 34, ये क्या लिख दिया? मलम सिंह, क्या लिख दिया? मालम सिंह सॉरी 33, धर्मेंद्र धर्मेंद्र 31, महेंद्र महेंद्र सैनी 31, देवमीना, पूछ देवमीना, देवमीना 30, राकेश सैनी 28, निकिता निकिता 27, राहुल मीना 23, चंद्रशेखर 22, आर्यन गोस्वामी आज के बाद क्वेश्चन मत पूछना अब। 19, शुभम जांगिड़ 17, विष्णु सैनी 16, काजल, पूछ कौन है? 16, दिव्या दिव्या 16, कमलेश 13, एकता 13। तो ये आपके अभी जो लास्ट टेस्ट हुआ था, मॉक टेस्ट हुआ था, मॉक टेस्ट में आपके नंबर ये आए हैं। और जिनके जिनके नंबर 40 से कम है वो सोचने की बात है, तो अब सोच लेना भैया ना। 40 नंबर जिनके कम है वो थोड़ा सा विचार कर लेना, 40 जिनके नंबर ऊपर है ठीक है, 40 कम वाले अपने विचार कर लेना, ओके।
तो देखो अगले टेस्ट में जो परफॉर्मेंस है, तो आप कोशिश करो कि आपका टेस्ट में एटलीस्ट, आप कोशिश करो कि आपका टेस्ट में एटलीस्ट 5 बार आपका नाम बोर्ड पे लिखा जाए। लास्ट तक कोशिश करो कि आपके सामने जो बोर्ड है, ठीक है, तो इस बोर्ड पे एटलीस्ट आपका नाम 5 बार लिखा जाए। 100% सिलेक्शन मेरी तरफ से हो जाएगा फिर उसी दिन आपका। अगर आपका नाम यहाँ पे एटलीस्ट 5 बार लिखा गया, इस बोर्ड पे अगर आपका नाम एटलीस्ट 5 बार लिखा गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे दूंगा, ठीक है, उसी दिन से। अच्छा, दूसरी बात, जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं देते हैं, जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं देते हैं, उन स्टूडेंट के लिए तो ये सोचो कि वो तो अभी कहते हैं ना कि कंपटीशन की दुनिया के लिए निकले ही नहीं है। चाहे आपके कितने भी कम नंबर आओ, लेकिन टेस्ट आपको देना ही है। टेस्ट नहीं देने का मतलब होता है कि हम वो जो फेज होता है ना, जिससे हमें हमारे अंदर की चीज़ें पता लगती हैं कि हमने कितना क्या कर रखा है, तो वो पता लगा ही नहीं पाओगे आप कभी। भाई कम नंबर आना यहाँ पे कोई गलत नहीं है। अगर यहाँ पे आपके कम नंबर आ जाएंगे तो बाद में जब आप मेन एग्जाम दोगे तो वहाँ तक आप इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर आप टेस्ट देते ही नहीं और वहाँ पे जब कम नंबर आएंगे तो इंप्रूव कब करोगे? 10 साल बाद। एक ही चांस है, फिर उसके बाद तो 10 साल बाद इंप्रूव करना, फिर कमाए तो फिर अगले 10 साल वेट करना, फिर कमाए तो तब ऊपर पहुँच जाओगे। तो टेस्ट नहीं देना एक बहुत ही गलत बात है। तो एटलीस्ट आपको टेस्ट देना चाहिए। नंबर कम आना, फालतू आना, ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो अगर आप सीरियसली मेहनत करते हो तो ये जो आपके सामने रैंक लिखी जाती है, इन रैंक्स में आपका नाम आना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। आपका नाम रैंक में आ सकता है, ठीक है, लेकिन आपको सीरियसली मेहनत करनी है। डेफिनेटली आप खुद के ऊपर काम करते हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन वालों के जो टेस्ट का रिजल्ट है वो आप खुद से देख सकते हो, मैंने शेड्यूल कर रखा है। ऑनलाइन वाले सारे खुद से देख सकते हो, सबका रिजल्ट दिखाई देगा, मैंने भेज दिया रिजल्ट सबके पास। मतलब आप अपने टेस्ट सेशन में जाकर देख सकते हो जिन्होंने टेस्ट दिया था। तो ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट हैं वो एटलीस्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर दो अब, ठीक है। एटलीस्ट नंबर नहीं आना, कम आना, फालतू आना वो बाद में बात कर लेंगे, बट कम से कम टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। और ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट हैं वो एटलीस्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। नंबर कम आना, फालतू आना, रैंक कम आना, फालतू आना बाद की चीज़ें होती है, क्योंकि यहाँ पे नाम लिखवाने के लिए, यहाँ पे रैंक लाने के लिए कम से कम टेस्ट तो दो। अरे और नहीं तो नीचे वाले 3 रैंक लिख दिया करूँगा, अगली बार ऐसे भी किया करूँगा, एटलीस्ट आपका बोर्ड पे नाम तो आएगा। देखो ये तो टॉप 3 रैंक लिखूंगा, फिर नीचे से टॉप 3 लिखूंगा, ठीक है। तो टेस्ट दोगे तो आपका नाम उसमें भी आ सकता है, ठीक है। तो आपका बोर्ड पे नाम तो आ गया एटलीस्ट कम से कम, है ना। और अगर यहाँ पे बोर्ड पे नाम नीचे से 3 वाले में आ गया तो भी मैं सिलेक्शन करवाना जानता हूँ, है ना। ऊपर से 3 वाले में सिलेक्शन करवाना जानता हूँ, नीचे से 3 वाले में करवाना जानता हूँ। होता ना कि फिर एक छोटा सा बॉन्ड भरवाऊंगा आपसे, वो बॉन्ड पे साइन करो, फिर वो सिलेक्शन करवाना जानता हूँ ना। बॉन्ड भरने के बाद आपकी 6 महीने की वो होता ना कि सुख, चैन, नींद, ये सारी चीज़ें मैं छीन लूंगा, बट हाँ सिलेक्शन तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ करके देख लेना, अगर इस साइड नाम आए तो अगली बार से ये भी काम किया करूंगा, उस साइड नाम लिखा करूंगा, ठीक है। ओके, टॉपिक पे आते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक स्टडी किया था, तो वो टॉपिक हमने बात किया था स्टैटिक ब्लॉक के बारे में बात की थी। लास्ट क्लास में किस ब्लॉक के बारे में बात की थी? स्टैटिक ब्लॉक के बारे में बात की थी, स्टैटिक ब्लॉक के बारे में बात की थी। देखो लास्ट क्लास में हमने स्टैटिक ब्लॉक के बारे में बात की थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक का मतलब होता है कि हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस चलता है, हमारे प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस चलता है, उस एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला ब्लॉक होता है वो हमारे प्रोग्राम का स्टैटिक ब्लॉक ही होता है। और हमारे प्रोग्राम में स्टैटिक ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब एक छोटा सा, जैसे अभी क्वेश्चन ही पूछ लिया था तो मैं एक छोटा उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने क्लास बनाई क्लास ए, मैंने क्या बनाई? क्लास ए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया स्टैटिक इंट ए ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक बना दिया। मैंने क्या बना दिया? स्टैटिक ब्लॉक बना दिया, स्टैटिक ब्लॉक बना दिया। और यहाँ मैं कह रहा हूँ स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड, स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या ले लिया? एक मेथड बना लिया स्टैटिक वॉइड m1, एक मेथड बना रखा है स्टैटिक वॉइड m1। और इसमें मैं प्रिंट क्या करवा रहा हूँ?
इसमें प्रिंट करवा रहा हूँ एक को, इसमें प्रिंट किस करवा रहा हूँ, एक को प्रिंट करवा रहा हूँ, एक को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। यहाँ पे ये छोटा सा एक प्रोग्राम ले रहा हूँ आपके सामने, है ना। लास्ट क्लास में जो हमने स्टैटिक ब्लॉक की बातें की थी उसी के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट और ले रहा हूँ वहाँ पे आगे आपके। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या काम किया है कि मैंने इस क्लास के अंदर एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया, स्टैटिक मेथड बनाया और एक स्टैटिक वेरिएबल लिया है ना। इस क्लास में मैंने 3 टाइप के मेंबर्स की बात की है, स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक ब्लॉक और स्टैटिक मेथड, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक क्लास मेन ली, मैंने क्या की, मैंने क्लास मेन ली, मैं कह रहा हूँ क्लास मेन, एक मेन कॉल क्लास ले ली जिसके अंदर मैं मेन मेथड बनाने वाला हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैंने मेन मेथड बना लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बना लिया। फिर मैं कह रहा हूँ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग टाइप का इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दिया मैंने, तो इसका सिग्नेचर बिल्कुल परफेक्टली होना चाहिए JVM के लिए। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इस क्लास, मैंने क्या किया, मैंने a.a इक्वल टू 100 कर दिया, a.a इक्वल टू क्या कर दिया, 100 कर दिया, बस इतना काम कर दिया, बस इतना काम कर दिया। तो यहाँ पे मुझे आपको, यहाँ पे आपको आउटपुट बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा, और आउटपुट के रूप में आपके 4 ऑप्शन है कि इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि आपके कंपाइलेशन एरर, पहला ऑप्शन है कंपाइलेशन एरर, दूसरा ऑप्शन है रन टाइम एरर, रन टाइम एरर, तीसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड, स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड, स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड, चौथा ऑप्शन आपके पास स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड, स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड और साथ में आपके 100, स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड साथ में आपके 100, ठीक है। और पांचवा ऑप्शन है कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ब्लैंक, कुछ प्रिंट नहीं होगा, ब्लैंक आ जाएगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो इसका आपको आंसर देना, इसमें आउटपुट क्या आएगा, व्हाट इज राइट आंसर, इसका आंसर क्या होगा, कंपैरिजन एरर आएगी, रन टाइम एरर आएगी, स्टैटिक ब्लॉक कॉल आएगा, स्टैटिक ब्लॉक कॉल 100 आएगा, ब्लैंक आएगा, व्हाट इज राइट आंसर। बताओ, ओके चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कितने स्टूडेंट कह रहे, ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन कितने स्टूडेंट कह रहे कंपैरिजन एरर। तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आप आंसर देते रहा करो, आप आंसर देते रहा करो, आपके सबके आंसर देख रहा हूं मैं। कंपैरिजन एरर कितने स्टूडेंट कह रहे कंपैरिजन एरर, कंपैरिजन एरर है क्या नहीं है, पहली बात। रन टाइम एरर कितने स्टूडेंट कह रहे, अच्छे से बताओ मुझे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 के समथिंग रन टाइम एरर कह रहे, ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड, स्टैटिक ब्लॉक कॉल्ड लगभग 10 एक स्टूडेंट स्टैटिक ब्लॉक कॉल करें, और स्टैटिक ब्लॉक कॉल 100, 3 स्टूडेंट स्टैटिक ब्लॉक कॉल 100 करें, और ब्लैंक कुछ नहीं आएगा आउटपुट, कुछ आउटपुट नहीं आएगा, लगभग 8-9 स्टूडेंट है, कुछ आउटपुट नहीं आएगा। देखो भाई सीधी सी बात है, JVM बन जाओ, है ना, और JVM बन के कोड एग्जीक्यूट करो, अपने आप पता लग जाएगा। वैसे पहले तो बताओ यहाँ पे किसी टाइप से कोई सिंटैक्स एरर है क्या, नहीं, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, कंपाइलेशन एरर नहीं है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, कंपाइलेशन एरर नहीं है, सिंटैक्स एरर मतलब किसी टाइप से कोई सिंटैक्स में कोई यहाँ पे कमी नहीं है, ठीक है, सिंटैक्स में कमी बीतती नहीं है, ग्रामर में कमी बीतती नहीं है, तो कंपाइलेशन एरर नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में सबसे पहले हमने क्या किया कि जैसे हम JVM बने तो JVM ने सबसे पहले किसको ढूंढा, मेन को ढूंढा, ठीक है। यहाँ पे हम JVM बन रहे और मेन को ढूंढा, ठीक है। मेन को ढूंढने के बाद में इस क्लास के अंदर, इस मेन कॉल क्लास के अंदर चेक किया कि स्टैटिक ब्लॉक है या नहीं है, मेन को ढूंढा, मेन को ढूंढने के बाद चेक किया स्टैटिक ब्लॉक है या नहीं है, नहीं है, स्टैटिक ब्लॉक नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या करता है, मेन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। अब इसने क्या किया कि मेन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने का मतलब है इस ब्रैकेट्स के अंदर आया, इस ब्रैकेट्स के अंदर आया, और ब्रैकेट्स के अंदर आने के बाद इसने यहाँ पे काम क्या कर रखा है, ए क्लास है, ए क्लास है, उस ए क्लास का एक स्टैटिक मेंबर है, ए क्लास का एक स्टैटिक मेंबर है, स्टैटिक वेरिएबल है, उस स्टैटिक वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर दी कितनी, 100। अब कहानी है कि ए क्लास के स्टैटिक मेंबर के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए उस ए क्लास को एग्जिस्टेंस में लेके आना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस मतलब है ना, रैम के अंदर मेमोरी में लेके आना पड़ेगा, है ना, ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, JVM बन रहा हूं मैं, ध्यान गलती मत करो, ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा मैं, ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा मैं, जस्ट इसको रैम में लेके आ रहा हूँ, जस्ट रैम में लेके आ रहा हूँ। अब जब मैं इसको रैम में लेके आ रहा हूँ, ध्यान, मैं इसको रैम में लेके आ रहा हूँ, तो रैम में लाते के साथ भाई मुझे पता है कि यहाँ मेरे पास जो क्लास है वो क्लास मेरे पास लोड है,
और मैं कह रहा हूँ मेरी क्लास लोड होने के बाद मैं रैम में लेके आ गया। अच्छा, अब ये क्लास एग्जिस्टेंस में आ गई। अब ये क्लास एग्जिस्टेंस में आ गई, इसका मतलब अस्तित्व में आ चुकी है। अब एक बार अगर ये क्लास अस्तित्व एग्जिस्टेंस में आ गई तो सबसे पहले इस क्लास में स्टैटिक ब्लॉक को ढूंढा जाएगा। सबसे पहले इस क्लास में किसको ढूंढा जाएगा? और स्टैटिक ब्लॉक को ढूंढ के स्टैटिक ब्लॉक को कॉल कर दिया जाएगा, स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्लास एग्जिस्टेंस में आई, एग्जिस्टेंस में आते के साथ स्टैटिक ब्लॉक को कॉल कर दिया, इसका मतलब स्टैटिक ब्लॉक को कॉल कर दिया। अच्छा, उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो गया। उसके बाद स्टैटिक मेंबर जो था ए, उसके अंदर वैल्यू कितनी होगी भाई? पहले एक स्टैटिक मेंबर था ए, पहले उसके अंदर 0 थी, अब उसके अंदर कितनी होगी? 100। अब कितनी होगी? 100। तो स्टैटिक ब्लॉक तो कॉल हो गया और यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? 100। उसके बाद यहाँ पे आए, भाई सीधी सी बात है, काम किया, इस ब्रैकेट्स में आए, बंद, ब्रैकेट्स बंद, काम खत्म। क्या हो जाएगा? स्टैटिक ब्लॉक होल्ड। क्या हो जाएगा? स्टैटिक ब्लॉक। किसी टाइप की कोई कंपाइलेशन, कोई रन टाइम एरर? अरे सीधी सा एग्जिस्टेंस मारिए ना। आप मेंबर्स की, आप स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस कर लिया। अगर क्लास का, पे सीधी सी बात है, ये क्लास एक बार एग्जिस्टेंस में आ जानी चाहिए, किसी भी माध्यम से लेके आओ चाहिए। ये क्लास एटलीस्ट एक बार एग्जिस्टेंस में आ जानी चाहिए। अगर एक बार एग्जिस्टेंस में आ गई, किसी भी माध्यम से लेके आओ, चाहे उसके किसी एक, चाहे उस क्लास के किसी एक स्टैटिक वेरिएबल कॉल करके लेके आओ, चाहे उस क्लास किसी एक स्टैटिक मेथड कॉल कर ले आओ, एक बार उस क्लास को एग्जिस्टेंस में लेके आ जाओ। एक बार एग्जिस्टेंस में लाते के साथ उस क्लास का स्टैटिक ब्लॉक अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। अच्छा, ये बताओ कि ये वाली एरर कौन बता, रन टाइम एरर क्यों बताते हैं? वाई? अरे ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायर्ड नहीं है, स्टैटिक मेंबर यार, ऑब्जेक्ट में क्यों बना रहे हो? ये कौन बता रहा था? नहीं, ब्लैंक नहीं आएगा इसका ना, ब्लैंक नहीं आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास में स्टैटिक जो मेंबर होता है ना, स्टैटिक जो मेंबर होता है, उस स्टैटिक मेंबर्स को अगर आपने दूसरी क्लास के माध्यम से अगर उस किसी भी स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर लिया, इस क्लास के किसी भी स्टैटिक मेंबर को अगर आपने दूसरी क्लास के माध्यम से एक बार भी एक्सेस कर लिया ना, तो ये क्लास एक्सटेंस में आते के साथ सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक इसका कॉल हो जाता है ना, इसका स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्यों? ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं भाई, हमें तो सिर्फ कहानी है कि इस क्लास को एक बार एग्जिस्टेंस में लेके आ जाओ बस। एक बार एग्जिस्टेंस में लाते के साथ इस क्लास के अंदर जो स्टैटिक ब्लॉक होता है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। नोट डाउन कीजिए, नहीं पता तो। हाँ, अगर चाहो तो स्टैटिक मेथड कॉल कर दो, तब भी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। अगर चाहो इसको दूसरे रूप में क्या करो, एक को इनिशियलाइज ना करवा के a.m1 लिख दो, तब भी आप क्या हो जाएगा, तब भी आपके एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट कभी नहीं, ऐसे तो कुछ बाय डिफॉल्ट कैसे कुछ नहीं होता यहाँ पे, तो आप क्लास को एक बार एग्जिस्टेंस में लेके आना पड़ेगा। जैसे ही क्लास एक बार एग्जिस्टेंस में आई, एग्जिस्टेंस में आते के साथ सबसे पहले आपका स्टैटिक ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इंस्टेंस होते तो पड़े रहते अपनी जगह, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते तब की बात चलती। अरे इंस्टेंस होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमें तब तब काम में आते जब ऑब्जेक्ट बनाते। उससे पहले वो क्लास के अंदर पढ़े हैं, क्या क्या दिक्कत है, पढ़ रहते अपनी जगह। स्टैटिक वॉइड m1 एग्जीक्यूट नहीं होगा ऑटोमेटिकली, जानना। एक चीज ध्यान रखना, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कुछ नहीं होता, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कुछ नहीं होता। ये क्लास एग्जिस्टेंस में आई इसलिए स्टैटिक ब्लॉक अपने आप एग्जीक्यूट हुआ है, वो आपको पता होता है। क्लास एग्जिस्टेंस में आते के साथ स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाता है, बट स्टैटिक मेथड को हमने कॉल ही नहीं कर रखा तो एग्जीक्यूट क्यों होगा? नहीं होगा एग्जीक्यूट। स्टैटिक मेथड हमने कॉल नहीं कर रखा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। छोटे छोटे जो बारीक बारीक पॉइंट है ना, इनको बहुत अच्छे से समझ लो, बाद में जावा में मजे आएंगे। फिर आगे जो आगे जब कंसेप्ट पढ़ोगे, जावा के इंटरनल चीजें पढ़ोगे, तो फिर उस टाइम आपको सब कुछ पता रहेगा।
देखो हमने ए क्लास को सिर्फ और सिर्फ रैम में लोड करने की बात की है, हमने इसके किसी भी इंस्टेंस मेंबर को मेमोरी लोकेट नहीं की है। ए क्लास के अंदर जितने भी स्टैटिक मेंबर है उनको अर्ली मेमोरी मिल चुकी है, और जैसे क्लास एक्सटेंस में आई तो इसका जो स्टैटिक ब्लॉक था वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो गया। जी बताओ। करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, किसने मना किया, करवाओ। स्टैटिक ब्लॉक के अंदर से आप स्टैटिक मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। अगला नोट पॉइंट आपको ये लिखवा देता हूं, अगला नोट पॉइंट लिखवा देता हूं, निश्चिंत रहो। है ना, यहाँ पे चीजों को रटो मत, यहाँ पे समझ लो एक बार, क्योंकि स्टैटिक का काम क्यों हो रहा है, स्टैटिक का एरिया ही अलग है, स्टैटिक का मेमोरी एरिया अलग चल रहा है, इसलिए यहाँ पे स्टैटिक के हम इतने सारे काम देख पा रहे हैं। ठीक है, ये नोट डाउन हो गया। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा, स्टैटिक ब्लॉक कोल्ड। अब देखो, अब एक छोटा सा नोट में पॉइंट लिख लो, एक छोटा सा नोट में पॉइंट लिखो, नोट में लिखो, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर से, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर से स्टैटिक मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। लिखो, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर से, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर से स्टैटिक ब्लॉक के अंदर से स्टैटिक स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक मेंबर में हम यहां पे क्या क्या मान चल रहे हैं अभी, स्टैटिक वेरिएबल कॉमा, अभी हम फिलहाल दो ही मान चल रहे हैं, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड, है ना। तो हम कह रहे हैं स्टैटिक ब्लॉक के अंदर से स्टैटिक मेंबर को डायरेक्टली कॉल किया जा सकता है, डायरेक्टली कॉल किया जा सकता है, कॉल को एक्सेस लिखो, डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर से आप स्टैटिक मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, कभी कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप यहाँ पे देखो, 100 प्रिंट, आप 100 प्रिंट करवा ही नहीं रहे हो, उसके उस मेथड को कॉल कर ही नहीं हो, तो क्यों प्रिंट होगा, नहीं होगा। जबरदस्ती कुछ नहीं होता, अभी जानबूझ के कुछ नहीं होता, सब चीज आपको करवानी पड़ता होता है। अब देखो, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाता हूँ, इसको समझाने के लिए छोटा सा प्रोग्राम बना, ये लिख लिया आपने। अब एक प्रोग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। मैंने क्या लिया, एक क्लास ए ली, मैंने क्या लिया, क्लास ए ली। क्लास ए के अंदर मैंने क्या किया, स्टैटिक इंटीजर ए, स्टैटिक इंटीजर ए। फिर मैंने क्या लिया, स्टैटिक ब्लॉक ले लिया, स्टैटिक ब्लॉक ले लिया। और स्टैटिक ब्लॉक में क्या किया मैंने, स्टैटिक ब्लॉक में किया मैंने, एसओपी के अंदर लिखा मैंने स्टैटिक कॉल्ड, ठीक है, ये लिखा मैंने। अभी कुछ नहीं कर रहा, अभी इतना ही छोड़ रहा हूँ। फिर मैंने स्टैटिक क्या लिया, एक मेथड लिया, स्टैटिक वॉइड m1, स्टैटिक वॉइड m1, ठीक। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टैटिक वॉइड m1 किया। उसके बाद में क्या किया, यहाँ पे लिखा स्टैटिक मेथड कॉल्ड, स्टैटिक मेथड कॉल्ड, स्टैटिक मेथड कॉल्ड, ठीक है, प्लस ए, स्टैटिक मेथड कॉल्ड प्लस ए, ठीक है। अब देखो, इसके बाद मैंने क्या किया, एक मेन क्लास, जहाँ से मेन मेथड, एक दूसरी क्लास ली जिसके अंदर मैंने मेन मेथड रख रखा है, जहाँ से मैं इसको कॉल करवाऊंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और मैंने क्या किया, स्ट्रिंग टाइप का इसके अंदर क्या पास कर दिया, एक आर्गुमेंट पास कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैंने छोटा सा काम क्या किया, a डॉट m1, a डॉट m1
सेम कहानी, आउटपुट बताना है, सेम कहानी आउटपुट बताना है। पहला आउटपुट स्टैटिक मेथड कॉल्ड, स्टैटिक मेथड कॉल्ड, स्टैटिक मेथड कॉल्ड और 0। दूसरा आउटपुट स्टैटिक मेथड कॉल्ड, दूसरा आउटपुट स्टैटिक मेथड कॉल्ड साथ में 0 और फिर स्टैटिक कॉल्ड, फिर यहाँ पे क्या स्टैटिक कॉल्ड, अगला स्टैटिक कॉल्ड, स्टैटिक कॉल्ड और फिर उसके बाद स्टैटिक कॉल्ड और स्टैटिक मेथड कॉल्ड, स्टैटिक मेथड कॉल्ड, स्टैटिक मेथड कॉल्ड और 0। डी में क्या लूँ, नन ले लेता हूँ, है ना, आपका आपके ओपिनियन है ना। बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा, व्हाट इज राइट आंसर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या राइट आंसर क्या होगा? क्यों स्टैटिक मेथड पहले क्यों उनको लोगे? हमने डायरेक्टली किसको कॉल किया, हमने सबसे पहले इसको कॉल किया, तो ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं होगा? अब समझ आ गया ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कह रहे हैं स्टैटिक कॉल, जब ये क्लास का स्टैटिक मेथड है, इस क्लास की सहायता इस क्लास का स्टैटिक मेथड में कॉल कर रहा हूँ, इस क्लास की सहायता इस क्लास का मैं स्टैटिक मेथड जब मैं कॉल कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब स्टैटिक मेथड कॉल हो रहा है, स्टैटिक मेथड कॉल हो रहा है, उससे पहले क्या हो रहा है, उससे पहले क्या हो रहा है, स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, स्टैटिक मेथड। मजेदार तो अब बनेगा, मजेदार तो अब बनेगा। मैं M1 को यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ, M1 को यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ, और एक की वैल्यू यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ 300। अब आउटपुट बताओ, अब मजेदार बनेगा, अब आउटपुट बताओ, एग्जैक्टली आउटपुट बताओ क्या होगा। लिखो अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में एग्जैक्टली आउटपुट लिखो, एग्जैक्टली आउटपुट लिखो अपनी कॉपी में। अब ये प्रोग्राम लिखो और एग्जैक्ट आउटपुट लिखो तो अपनी कॉपी में, एग्जैक्ट आउटपुट। और धरना इसका आउटपुट लिखने के लिए जेयूएम बन जाना, नहीं गलत होगा आंसर, 100% गलत होकर जेयूएम नहीं बनोगे तो। बहुत छोटा सा कोड है लेकिन आउटपुट गलत करोगे आप, और मैं 100% लिख के देता हूँ, 50% स्टूडेंट इसका आउटपुट गलत निकालेंगे। इतनी जल्दी सुनील सर ने क्वेश्चन दिया है, इतना इजी थोड़ी होगा, इतनी जल्दी निकाल दिया, इतनी जल्दी होता तो फिर मैं ऐसे देता आपको, है? इतनी जल्दी होता तो मैं आपको ऐसे देता, जेवीएम बन के निकालो। अभी कह रहा हूं जब मैं कोई भी कोड देता हूं ना, तो उस कोड देने के बाद में और कॉन्फिडेंस में गलती से मत आना, क्योंकि मैंने छोटा सा कोड लिखा, इसका मतलब बहुत बड़ा लॉजिक लिख दिया। छोटा सा यहाँ पे लिखा है तो मतलब बहुत बड़ा मैंने लॉजिक लिख दिया। गलत। सही है। सही है। नहीं। गलत। अभी जेब बने हुए हो, करो करो एग्जीक्यूट करो, करो एग्जीक्यूट करो, करो एग्जीक्यूट करो। गलत। करो एग्जीक्यूट करो। छोटे छोटे कोड में बहुत अच्छा लॉजिक होता है, बहुत शानदार लॉजिक होता है छोटे छोटे कोड में। रॉन्ग। सेम। गलत। गलत। ऑनलाइन वाले भेजते रहो, साथ ऑनलाइन वाले भेजते रहो, आप ऑनलाइन वाले भेजते रहो, मैं देख लूंगा सबका, है ना। जब तक जेवीएम नहीं बनोगे जावा नहीं सीख पाओगे। जावा सीखने के लिए सिर्फ इतना सा फंडा है कि आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लेना, आपका जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा।
लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व नहीं करते हो, आपके जब प्रोग्राम सोल्व नहीं होता। गलत, गलत, रॉन्ग, रॉन्ग, गलत, सही है। दिखाना दिखाना दिखाना, वैल्यू कितनी है? गलत, सही, सही है। 50% स्टूडेंट गलती कर रहे हैं इस कोड में, और अभी सिखाया आपको, जस्ट अभी सिखाया इस कोड, है ना? 50%। देखो सीधी सी बात है, कोड को एग्जीक्यूशन सीक्वेंस आपको बिल्कुल सही रखना होगा सबका। ठीक है, मैं करवा देता हूँ। ठीक है, ठीक, ओके, डन। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि कोड का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस आप ध्यान क्यों नहीं रख रहे। मैं कह रहा हूं कि आपको आपके सामने चीजें सिखा रहा हूं, फिर भी आप कह रहे हो कि आप सर, मैं कह रहा हूं आप जेवीएम बन जाओ, आप कह रहे हो नहीं सर हम तो जेवीएम नहीं बनेंगे, डायरेक्टली कोड डायरेक्ट निकालेंगे। डायरेक्टली क्यों निकाल रहे हो मेरे भाई, आउटपुट गलत आएगा। मैं कह रहा हूं कि जेवीएम बन जाओ, आप कह रहे हो नहीं सर जेवीएम नहीं बनेंगे, हम तो डायरेक्टली निकालेंगे। तो ऐसा क्यों कर क्यों रहे हो ऐसा? ये तो ओवर कॉन्फिडेंस आके आप क्यों ये हरकतें कर रहे हो, है ना? ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, और स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक, अब देखो, अब मैं कह रहा हूं आपको जेवीएम बनो, कैसे बनना है जेवीएम वो सीखो। देखो आप करते क्या होगा, आप एक तो है ना, जैसे कोई मैं आपको कोड देता हूं तो आप जस्ट क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो तुरंत। आपको लगता है मैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन दे रहा हूं, और क्वेश्चन देने के लिए जब आप तक मैं चेक करने जा रहा हूं, तो मैं मेरी एनर्जी खर्च करने के लिए चेक, मतलब एनर्जी खर्च करके चेक करने जा रहा हूं, तो आपको लगता है इतना ईजी क्वेश्चन है? आपको ये कोड इतना ईजी लग रहा था क्या, कि अगर आप तक चेक करने पहुंचा तो इतना ईजी कोड नहीं है? पहली बात तो एटलीस्ट जब मैं आपको कोड देने के बाद में आपसे चेक करने जाऊं तो ये सोच लिया करो कि आप सर ने कुछ ना कुछ अच्छा लॉजिक दिया है, इस कोड को हमें अच्छे से एग्जीक्यूट करवाना है। अब देखो, सबसे पहले कंपाइलर जेवीएम को ढूंढेगा, सॉरी जेवीएम 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 मेन को ढूंढेगा। सबसे पहले जेवीएम किसको ढूंढेगा? मेन। मेन का सिग्नेचर बिल्कुल परफेक्ट है, स्टैटिक ब्लॉक कोई है नहीं, तो उसके बाद इसके अंदर आ जाएगा। इसके आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर बाद अंदर आने के बाद में एक कोई क्लास है ए, उस क्लास के एक मेथड को कॉल किया गया है, तो डेफिनेटली उस क्लास के नाम से अगर मेथड कॉल किया गया है तो ये क्लास का जो मेथड है ये 100% स्टैटिक होगा। ये 100% क्या होगा? स्टैटिक। इसलिए हमने इसके क्लास के नाम डायरेक्टली कॉल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। क्लास के नाम से कॉल किया, हम डायरेक्टली उस मेथड के पास चले जाएंगे। डायरेक्टली क्या करेंगे? मेथड पास चलेंगे। अब मेथड के पास जाने के बाद में हमें यह चेक करना है कि ये क्लास पहली बार एग्जिस्टेंस में आई है, इससे पहले आ चुकी। तो डेफिनेटली हमने जेवीएम बन के काम कर रहे हैं, तो ये क्लास पहली बार एग्जिस्टेंस में आई है, क्योंकि हम जेवीएम बन के काम कर रहे हैं। तो अगर ये क्लास पहली बार एग्जिस्टेंस में आई है तो मेन यहाँ पे M1 को एग्जीक्यूट करने से पहले आप इसके स्टैटिक ब्लॉक पे चले जाना, आप इसके स्टैटिक ब्लॉक पे चले जाना और स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना। स्टैटिक ब्लॉक पे जाके स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देना इस M1 से पहले। अब M1 से पहले जब स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया तो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर घुसे तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा मिला आपको कि M1 को कॉल करो। किसको कॉल करो? अब देखो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर से ये कह रहे हैं कि एक मेथड कॉल करो, है ना? यहां पे जैसे हम M1 पे आए, M1 पे आने के बाद में हमने ध्यान ना, ये इसके अंदर का ये ब्रेसेज है, ब्रेसेज के अंदर का कोड हमने एग्जीक्यूट नहीं किया अभी। हमने क्या किया? हम तो डायरेक्टली सीधा किस पे चले गए? स्टैटिक ब्लॉक पे चले गए। स्टैटिक ब्लॉक को हमें पहले एग्जीक्यूट करना है, इसलिए स्टैटिक ब्लॉक पे गए और स्टैटिक ब्लॉक के अंदर गए तो पता लगा कि M1 कॉल करवा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, M1 कॉल करवा दो। ये M1 मेथड ये रहा, कॉल करो। कॉल करवाने का मतलब है M1 को, ये जो M1 का बॉडी पार्ट इसको एग्जीक्यूट करो। M1 का बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हुआ तो यहां पे आपका आउटपुट है स्टैटिक मेथड कॉल्ड, स्टैटिक मेथड कॉल्ड, और प्लस एक का मतलब है कि एक के अंदर वैल्यू अभी क्या है? 0 था ना, एक के अंदर वैल्यू अभी फिलहाल 0 है, एक के अंदर वैल्यू हमने चेंज नहीं किया, 0 है, तो यहां पे क्या आ गया? यहां पे क्या आ गया? 0। ये मेथड का पूरा पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, पूरा पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। कर्सर वापस वहीं पे लेके जाओ जहां से आपने मेथड कॉल किया। पहला जो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, कौन सा? एसओपी। एसओपी में एग्जीक्यूट क्या होगा? स्टैटिक कॉल्ड, स्टैटिक
कोल्ड, एग्जिट हो गया स्टैटिक कोल्ड। अच्छा, उसके बाद में ये लाइन कंप्लीट हो गई, अगली लाइन पे जाओ। अगली लाइन पे क्या कर रखा है, एक के अंदर वैल्यू को चेंज कर रखा है, एक के अंदर वैल्यू क्या कर रखा है 300, क्या कर रखा है 300। अब स्टैटिक ब्लॉक का यहां से लेके यहां तक हमने कंप्लीट एग्जीक्यूशन कर दिया। तो जब यहां से लेके यहां तक हमने कंप्लीट एग्जीक्यूशन कर लिया, तो उसके बाद हमें M1 को भी अभी एग्जीक्यूट करना है। M1 हमने एग्जीक्यूट नहीं किया अभी तक, है ना। M1 से पहले तो हम स्टैटिक को एग्जीक्यूट करने गए थे, स्टैटिक के अंदर से M1 को कॉल करवा रहे थे, इसलिए हमने इस M1 को कॉल करवाने की वजह से हम एक बार इसको कॉल एग्जीक्यूट कर गए थे। लेकिन हमने रियल में ये जो M1 का कॉल है, इस कॉल को हमने अभी एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो यहां पे वापस आया कर्सर, और वापस आने के बाद क्या किया, स्टैटिक 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 मेथड स्टैटिक मेथड कॉल्ड, और अब इसको एक वैल्यू कितनी मिलेगी, अब कितनी मिलेगी 300। और जब ये मेथड का कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो चुका होगा, तो उसके बाद में आपका कर्सर वापस किसके पास जाएगा, है ना। उसके बाद आपका कर्सर वापस यहां पे आएगा, और इसके बाद अगर और कोड लिखे हुए तो यहां के कोड क्या होंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जेवीएम बन के करो, नहीं तो आपका जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। और मैंने अब आपको बहुत अच्छे से इसको एग्जीक्यूट कर दिखा दिया, और इसके ऊपर 3 क्वेश्चन दूंगा, तीनों गलत करके आओगे, बताओ। सेम कहानी पे 3 क्वेश्चन दूंगा, तीनों गलत करके आओगे। वैसे ये है कि लॉजिक थोड़ा चेंज करके दूंगा, है ना, और उस टाइम गलत करोगे। अभी तो आप पकड़ जाओगे लॉजिक, अभी तो पकड़ जाओ लॉजिक। तो यहां पे अब देखो, यहां पे एग्जीक्यूट करते समय आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहां पे आपको जिस कोड को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस कोड में स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेप बाय स्टेप चलना। और जावा के अंदर सीरियस में जावा के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नहीं होती, आप खुद से उस जावा की कॉम्प्लेक्सिटी को क्रिएट करते हो। मैं इतना कह रहा हूं कि आपने सी पढ़ ली, C++ पढ़ ली, वहां पे जरूर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जावा के अंदर तो कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, क्योंकि जावा का जो एम था वो ये था, एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करना है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और कैसी हो, सिक्योर हो। इसका ऑब्जेक्टिव था प्रोजेक्ट का, यार जावा का जो प्रोजेक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव था एक सिंपल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सिक्योर लैंग्वेज को डेवलप करना है, जो ओएक का ऑब्जेक्टिव था। जावा का सबसे पहला नाम क्या था, ओएक, उसका ऑब्जेक्टिव था। तो आप कैसे कह सकते हो टफ है जावा। जावा ने सीरियसली बहुत शानदार तरीके से काम किया है, जावा ने सीरियसली बहुत अच्छा काम किया है। बस ये है कि जावा को समझने के लिए आपको लॉजिकल चीजों पर काम करना है, और स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझना है। एक बार नोट डाउन करो भाई, अगर समझ में अब भी कोई दिक्कत है तो मैं इसको जस्ट सेम को मैं किसके अंदर लिख रहा हूं, किसके अंदर लिख रहा हूं, अपने कोड के अंदर लिख रहा हूं, फिर कोड के माध्यम से समझा रहा हूं। लिखो, एक बार नोट डाउन करो इसको। कितने स्टूडेंट का गलत है, एक बार ईमानदार से ऊपर हाथ करना। 50% स्टूडेंट का आंसर गलत है। तो सोच के देखो कि आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टाइम पे आप आंसर गलत कर रहे हो, मेन एग्जाम में कोई चीज आ जाएगी तो क्या करोगे फिर। इसलिए जावा के अंदर धैर्य रखना, क्या जावा के अंदर आप सिर्फ इतना सा काम करना, एक तो धैर्य रखना थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करते समय, और जावा के अंदर स्टेप बाय स्टेप ही सोल्व करना, एल्स आप गलती करोगे। ये मेरा फुल प्रूफ वादा है कि जावा के प्रोग्राम में गलती यहीं पे होती है, कब स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते। डन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने नहीं लिखा तो मैं आपका कोड लिख रहा हूं, तो कोड के माध्यम से पता लग जाएगा। कोई दिक्कत, कोड ही लिख रहा हूं, इसका सेम का कोड लिख रहा हूं, तो यहां से आप यहां टिप लो, क्या फर्क पड़ता है। टिपना तो यहां टिप लो। कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हुए सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जो आपको पहले बताया था, जैसे आपको लिया था स्टैटिक, क्या लिया था, स्टैटिक, जैसे आपका छोटा सा कंसेप्ट लिया था स्टैटिक, सबसे पहले स्टार्ट किया था स्टैटिक, और स्टैटिक इंटीजर में क्या लिया था, स्टैटिक इंटीजर ए ले लिया था, ठीक है, और उसके बाद स्टैटिक एक ब्लॉक ले लिया था ना, ठीक है। और मैं कह रहा हूं यहाँ पे एसओपी के अंदर लिख रहा हूं मैं
स्टैटिक कोल्ड, ठीक है, स्टैटिक कोल्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, डन है ना। और एक को प्रिंट करना चाहते हो, एक को प्रिंट करा सकते हो यहाँ पे ना। अब देखो इसके अंदर यहां से कर रहा हूं मैं, ए डॉट ए इक्वल टू 100, ए डॉट इक्वल टू क्या 100, क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा स्टैटिक कोल्ड, उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्यों जीरो क्यों आया, हमने तो वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है, ये कर दी, ये रही, हमने तो इनिशियलाइज कर दी वैल्यू। आप तो मैं कह रहा हूं मैंने तो यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 100, उसके बाद इसकी जो वैल्यू प्रिंट करो जीरो आ रही है, क्यों, सबसे पहले कॉलिंग होता है क्लास के एग्जिस्टेंस में आते, सबसे पहले कॉलिंग होता है जानना, क्लास के एग्जिस्टेंस में आते सबसे पहले कॉलिंग होता है, जैसे क्लास एग्जिस्टेंस में आई सबसे पहले कॉलिंग होता है, उसके बाद उसके बाद इसकी वैल्यू अगर चेंज हो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद इसकी वैल्यू चेंज होगी, आप उसके बाद प्रिंट करोगे आराम से, उसकी वैल्यू चेंज मिलेगी आपको, उसको प्रिंट करो वैल्यू चेंज मिलेगी फिर, ठीक। बट सबसे पहले एक्सचेंज में आता है, तो अगर आपने ऊपर यहाँ पे वैल्यू चेंज भी कर दी, तो ये वैल्यू चेंज तो बाद की कहानी है, ये वैल्यू चेंज तो बाद की कहानी है, जो स्टैटिक वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू चेंज बाद में होगी, पहले आपका स्टैटिक ब्लॉक क्या होगा, कॉल होगा। तो जानना ये बेसिक कंसेप्ट है ना, शायद मेरे हिसाब से आपने खूब जावा पढ़ ली होगी इससे पहले, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट आपने इतने ज्यादा काम नहीं किए होंगे। जावा के ना बिल्कुल कोर कंसेप्ट है जावा के, क्या तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक वाला कोर कंसेप्ट है, वो है जावा की चीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया, और नेक्स्ट चेंज कर एक मेथड ले रहा हूँ, मेथड क्या ले रहा हूँ, स्टैटिक स्टैटिक वॉइड स्टैटिक वॉइड m1, स्टैटिक वॉइड क्या ले रहा हूँ m1 ले रहा हूँ। अब देखो स्टैटिक वॉइड m1 लेने का मतलब है कि हमारे पास में हमने यहाँ पे क्या करवा दिया, एक प्रिंट करवा रहा हूँ, और प्रिंट कर रहा हूँ कि स्टैटिक मेथड कॉल, ठीक है। और उसके बाद किसको प्रिंट करवा रहा हूँ, एक को, उसको प्रिंट कर रहा हूँ एक को, किसको प्रिंट कर रहा हूँ एक को, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये भी रहने दो क्या, आउटपुट बता दोगे पक्का से, ए डॉट m1, ठीक है, ए डॉट m1। अभी फिलहाल आउटपुट बताओ क्या आएगा, स्टैटिक कॉल 0, और फिर स्टैटिक मेथड कॉल्ड, और एक की वैल्यू 100। तो देना यहाँ पे ऊपर वाले में एक की वैल्यू 0 मिलेगी, नीचे वाले में कितनी, देना आपके सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक कॉल पे 0 मिलेगी, और स्टैटिक ब्लॉक के कॉल पे 0, स्टैटिक मेथड कॉल पे 100। समझ में आया, कोई डाउट, ओके डन। है ना, यहाँ पे हमने जैसे ही हमने किसी वेरिएबल को, जैसे किसी वेरिएबल के लिए हमने वैल्यू असाइन करने की कोशिश की, तो ब्लॉक तो तभी कॉल हो गया था, ब्लॉक तो तभी कॉल हो गया था, लेकिन उसके बाद हमने एक मेथड को क्या करवा दिया, कॉल करवा दिया, ठीक है। तो ब्लॉक तो एक बार कॉल होता है, हो लिया, ब्लॉक का काम एक बार कॉल होता है, हो लिया। अच्छा अब कहानी है कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे मैंने m1 को कॉल करवा दिया, यहाँ पे मैंने m1 कॉल करवा दिया, अब कहानी है m1 कॉल करवा दिया। अच्छा उसके बाद में m1 कॉल करवाने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक की वैल्यू मैंने क्या कर दिया 300 कर दिया। अब बताओ आउटपुट क्या होगा, अब इसका आउटपुट क्या होगा ना, आपने जो किया था वो नहीं होगा आउटपुट, आपने जो किया था वो नहीं होगा आउटपुट। सबसे पहले क्या होगा, स्टैटिक मेथड कॉल्ड, और फिर स्टैटिक मेथड कॉल, इसमें क्या आएगा, ओके। उसके बाद स्टैटिक स्टैटिक
कोल्ड और जीरो, उसके बाद उसके बाद उसके बाद देखो ये मैंने अलग काम किया था ना, काम यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या काम किया है, अब यहाँ पे ये, अब ऊपर वाले ने क्या किया है ना, अब मेथड से कॉल नहीं हो रहा, अब मेथड से स्टैटिक ब्लॉक कॉल नहीं हो रहा, अब ऊपर वाले के थ्रू ही कॉल हो रहा है। ऊपर वाले थ्रू कॉल होने का मतलब ये एग्जिस्टेंस में आया, स्टैटिक ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हुआ। स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होते के साथ सबसे पहले M1 मेथड कॉल हुआ, यहाँ से M1 मेथड कॉल हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टैटिक मेथड कॉल, और एक की वैल्यू भी कितनी है, जीरो, एक की वैल्यू कितनी है, जीरो। उसके बाद में आपका कर्सर वापस गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में स्टैटिक कोल्ड, और एक की वैल्यू कितनी है, जीरो। इसके बाद इसने एक की वैल्यू कितनी कर दी, कितनी कर दी, 300 ना, इसकी एक की वैल्यू कितनी कर दी इसने, 300 कर दी। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे एक की वैल्यू 300 करने के बाद में एक की वैल्यू कितनी मिल गई, एक की वैल्यू कितनी मिल गई, वापस एक की वैल्यू क्या हुई, चेंज, वापस क्या होगी, चेंज। और फिर उसके बाद किसको कॉल कर दिया, M1 को, फिर किसको कॉल कर दिया, M1 को, है ना। यहाँ पे M1 के अंदर यहाँ पे एक की वैल्यू 100 इसलिए मिल रही है कि हमने यहाँ पे जो M1 की वैल्यू जो 300 की थी, 300 की थी, उस M1 की वैल्यू को दोबारा से ओवरराइट कर दिया गया 100, है ना, दोबारा से ओवरराइट कर दिया गया 100। बहुत शानदार लॉजिक है, बहुत शानदार लॉजिक है। इसने वैल्यू को पहले नहीं, इसने वैल्यू को बाद में जाके चेंज किया है, मतलब स्टैटिक ब्लॉक को पहले कॉल किया है और फिर इसने वैल्यू को क्या किया है, चेंज किया। माइंड के सारे स्रोत खोलो, नहीं खोल रहे भाई, सीधी सी बात है, माइंड के, जब तक आपके माइंड के देखो सबसे शानदार लॉजिक है कि यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में जब मैं यहाँ पे आपके स्टैटिक मेथड कॉल कर रहा हूं, तो यहाँ पे एक की वैल्यू स्टैटिक ब्लॉक ने 300 कर दी थी, एक की वैल्यू स्टैटिक ब्लॉक कितनी कर दी थी, 300 कर दी थी, 300 कर दी थी। तो यहाँ पे 300 प्राप्त ना होके मेरे को कितनी प्राप्त हो रही है, तो क्यों, क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक तो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो चुका, उसके एग्जीक्यूशन होने के बाद हमने वैल्यू को वापस से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसलिए हमें M1 के कॉल पे वैल्यू क्या मिल रही है, क्या मिल रही है। अब आप वाला क्वेश्चन है, उसका आउटपुट देख लो, आप वाले क्वेश्चन का आउटपुट देख लो, है ना। इसलिए कह रहा हूं कि क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, लॉजिक चेंज नहीं हो सकते। लॉजिक सीखो, लॉजिक चेंज नहीं होंगे, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। लॉजिक चेंज नहीं हो सकते, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। अब आपका आउटपुट आपका सेम वही है जो मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है, जो आपको लिखवाया था सेम आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले स्टैटिक मेथड कॉल्ड 0, स्टैटिक कॉल्ड 0, स्टैटिक मेथड कॉल्ड 300। तो यहाँ पे आपके और मेरे में सिर्फ इतना फर्क है कि आप वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक को प्रिंट नहीं करवाया था। तो आपका आउटपुट अगर ये आ रहा है, आपका आउटपुट ये आ रहा है, तो आपका आउटपुट अगर ये आ रहा है, तो आपका आउटपुट ये आने का मतलब है कि आपका JVM सही काम कर रहा है, नहीं तो अपने JVM को आज जाते अपडेट कर लो, ठीक है। आपने JVM वो वैसे डाउनलोड कौन सा किया था, JD का कौन सा किट डाउनलोड किया था, कौन सा, अरे दिमाग में कौन सा किया है वो तो मैंने पता 22 कर लिया, माइंड में कौन सा डाउनलोड किया आपने, 22 पे काम कर रहे हो। JD के किट आपने इंस्टॉल किस में किया है मेरा कहने का मतलब है कि मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि आपको JD के किट आपको डाउनलोड करना है, ओरेकल की वेबसाइट से इंस्टॉल करना है, तो आपने कहां पे किया है उसको, कहां पे किया है, अरे कंप्यूटर में नहीं करना था, तो वही तो गलती हो गई आपसे। अच्छा एक चीज बताओ, आप अपना कंप्यूटर लेके जा सकते हो एग्जाम देने, अब नहीं जा सकते तो फिर आप अपना JD के किट और JVM वगैरह अपने माइंड में इंस्टॉल करो, नहीं जा सकते ना, तो आज ओरेकल की वेबसाइट से डाउनलोड करके और अपने माइंड में इंस्टॉल करना, ठीक है। देखो सीरियसली यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर इसके अंदर जावा के अंदर अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, अगर मैं कह रहा हूं जैसे मान के चलो कि यहाँ पे मैंने एक बार के लिए यहाँ पे मैंने M1 और लिख दिया, एक बार के लिए M1 और लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, एक बार के लिए M1 और लिख दिया, अब क्या होगा, तो ये जो M1 मेथड है 2 बार कॉल होगा,
ठीक है, एक बार कॉल होगा तब तो 0 के लिए होगा, और दूसरी बार में 300 के लिए कॉल होगा, और अगला कॉल होगा तब भी क्या होगा, 300 होगा, अगला कॉल होगा तब भी क्या होगा, 300 होगा। तो लॉजिक सीखो, सीधी बात, लॉजिक सीखो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा, लॉजिक सीखो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा, लॉजिक सीखो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। ठीक है, डन। तो मेरे हिसाब से स्टैटिक ब्लॉक में इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, ये भी कंसेप्ट आपको बहुत शानदार था कि यहाँ पे आपने जो चेंज किया था, यहाँ पे आपने जो चेंज किया था a डॉट a इक्वल टू 100 किया था, और फिर उसके बाद आपने वैल्यू यहाँ पे नीचे भी चेंज कर दी थी, उसके बाद आपकी ऊपर वाली वैल्यू बाद में चेंज हुई है। ठीक है, डन। ओके, अगला ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। तो हमारा अगला ब्लॉक आता है जिसको कहते हैं इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। हम कहते हैं इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन, इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। अब दूसरा ब्लॉक पे आ रहा हूं। एक ब्लॉक ने सारे सुर खोल दिए आपके, और जब इनहेरिटेंस पढ़ोगे जब क्या करोगे, देखो हम कह रहे हैं कि इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। अब देखना, इससे पहले जो हमने ब्लॉक पढ़ा था, इससे पहले जो हमने ब्लॉक पढ़ा था, वो ब्लॉक हमने कौन सा पढ़ा था, स्टैटिक ब्लॉक पढ़ा था। इससे पहले हमने जो ब्लॉक पढ़ा था स्टैटिक ब्लॉक पढ़ा था, और उसी रूप में मैं दूसरा ब्लॉक पढ़ रहा हूं, इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। देखो आपके इनिशियलाइजेशन ब्लॉक आपके दो टाइप के होते हैं, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, एक होता है आपका कौन सा, इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। देखो स्टैटिक जो इनिशियलाइजेशन ब्लॉक था, वो उसका मेन रीजन ये होता है जावा के अंदर कि आपके जो स्टैटिक मेंबर है उनको प्राइमरी या अर्ली वैल्यू अलोकेट करना, प्राइमरी अर्ली वैल्यू अलोकेट करना। इंस्टेंस जो आपका ब्लॉक होता है, इंस्टेंस ब्लॉक का काम होता है कि जो इंस्टेंस मेंबर होते हैं, जो इंस्टेंस मेंबर होते हैं उनको क्या करना, प्राइमरी अर्ली वैल्यू अलोकेट करना। अच्छा अब देखो, मैंने कहा है कि इंस्टेंस जो मेंबर होते हैं, इंस्टेंस जो ब्लॉक होता है, वो इंस्टेंस मेंबर को मेमोरी मतलब इंस्टेंस मेंबर को वैल्यू अलोकेट करने के काम में लिया जाएगा। तो मुझे बताओ कि इंस्टेंस जो ब्लॉक है वो बिलोंग किससे करेगा, ऑब्जेक्ट से, है ना, ऑब्जेक्ट से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि इंस्टेंस मेंबर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं इसके अंदर, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इंस्टेंस ब्लॉक को बिना किसी कीवर्ड के, बिना किसी कीवर्ड के, जब मैं कह रहा हूं बिना किसी कीवर्ड के, कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करना, बिना किसी कीवर्ड के डायरेक्टली ब्रेसेज इंस्टेंस ब्लॉक को बिना किसी कीवर्ड के डायरेक्टली ब्रेसेज लगाकर बनाया जाता है, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखवा रहा हूं। देखो आपके जैसे इंस्टेंस हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं इंस्टेंस ब्लॉक तो क्या होता है कि आपका अपने आप एग्जीक्यूट होता है जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो अगला पॉइंट लिखो, इंस्टेंस ब्लॉक अपने आप एग्जीक्यूट होता है, इंस्टेंस ब्लॉक अपने आप बजट ऑटोमेटिकली लो, अच्छा लगेगा, ऑटोमेटिकली इंस्टेंस ब्लॉक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है।
तो जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तब ये क्या होगा, अपने आप एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट कितनी बार होगा फिर, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओ ना, ये जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएगा उतनी बार क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि इंस्टेंस ब्लॉक है। इंस्टेंस 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 ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक क्लास के हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एग्जीक्यूट होता है, ऑब्जेक्ट के साथ एग्जीक्यूट होता है, ऑब्जेक्ट के साथ एग्जीक्यूट होता है। इंस्टेंस ब्लॉक क्लास के हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एग्जीक्यूट होता है। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार ये ब्लॉक क्या हो जाएगा। देखो बेसिकली इंस्टेंस ब्लॉक बनाने के पीछे जो राज होता है, जो रीजन होता है, वो रीजन होता है कि ये क्या करता है, इंस्टेंस मेंबर को प्राइमरी या इंस्टेंस मेंबर को एक बार, पहली बार के लिए मेमोरी लोकेट करवा देता है। ठीक है, जब आप चाहते हो कि इंस्टेंस मेंबर को पहली बार मेमोरी नहीं, सॉरी वैल्यू, कुछ वैल्यू लोकेट कर देता है। तो लिख लीजिए इसका, ये पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए इस पॉइंट को। इंस्टेंस ब्लॉक एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का अल्टरनेट होता है। इंस्टेंस ब्लॉक एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट होता है जो कि इंस्टेंस मेंबर मतलब क्या, इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस मेंबर को मेमोरी असाइन, सॉरी वैल्यू असाइन करने के काम में आता है, काम में आता है। ठीक है, काम में आता है। अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट लिखो। इंस्टेंस ब्लॉक क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद, क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद क्लास के कंस्ट्रक्टर से पहले एग्जीक्यूट होता है, अब ध्यान है, इंस्टेंस जो ब्लॉक होता है वो क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद में क्लास के कंस्ट्रक्टर से पहले कॉल होता है, क्लास के कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है। ठीक है, ऐसे बना दिया, मर्जी थी जाओ आगे, बना दिया। पढ़ो दोबारा इसको, और इसको 10 बार लिखो कॉपी में। इंस्टेंस जो आपके मेंबर्स होते हैं उनको वैल्यू देने के लिए, उनको स्टार्टिंग वैल्यू देने के लिए आपके इंस्टेंस ब्लॉक को बनाया जाता है। ये आपके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का अल्टरनेट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर बनाने के पीछे भी यही राज होता है कि आपके जो कुछ मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को आप क्या दे दो, वैल्यू असाइन कर दो। कंस्ट्रक्टर की सहायता से आप इंस्टेंस ब्लॉक की सहायता से भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जो इंस्टेंस ब्लॉक होता है ना, इंस्टेंस ब्लॉक आपका हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट के थ्रू बिलोंग करता है। किसके थ्रू बिलोंग करता है, ऑब्जेक्ट थ्रू बिलोंग करता है। क्लास का ऑब्जेक्ट बना, इंस्टेंस ब्लॉक कॉल हो जाएगा।
जैसे ऑब्जेक्ट बना इंस्टेंस ब्लॉक अपने आप कॉल हो जाएगा। जैसे ना कंस्ट्रक्टर कॉल होता है वैसे अपने आप कॉल होता है, लेकिन ये तो कंस्ट्रक्टर से पहले कॉल होता है, ये तो कंस्ट्रक्टर से भी पहले कॉल होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो सबसे पहले कॉल होता है ना, सबसे पहले स्टैटिक, उसके बाद इंस्टेंस, और उसके बाद गलत बात गलत बात स्टैटिक तो अपने आप कॉल हो जाता है जब वो क्लास एक्सटेंस में आती है, उसका लेन देन है। उसके बाद लेन देन आता है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में आपका कौन कॉल होगा, इंस्टेंस और कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले स्टैटिक कॉल होता है, फिर इंस्टेंस कॉल होता है, फिर आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, तो ये तब ध्यान रखना। अब देखो, जैसे मैंने इसको एक प्रोग्राम थ्रू समझते हैं, प्रोग्राम थ्रू लो समझते हैं, उसमें अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो, इसमें क्लास ली एक मेन, क्लास ली मेन। ठीक है, जैसे मेन कॉल क्लास ले ली, कोई भी क्लास ले ली, एक क्लास ले ली, मेन ही बना लो, मेन कॉल बना, क्लास मेन है ना। अच्छा, मैं कह रहा हूं मैंने इसके अंदर ले लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैंने क्या ले लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे क्या ले लिया स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा यहाँ पे, मैंने कहा मेन कॉल, मैंने कहा मेन कॉल, मैंने कहा मेन कॉल्ड। उसके बाद मैंने क्या किया, एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया, यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक बनाया, और स्टैटिक ब्लॉक कहा मैंने, स्टैटिक ब्लॉक कहा स्टैटिक कॉल्ड, स्टैटिक कॉल्ड। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, अब देखो मैं इंस्टेंस ब्लॉक बना रहा हूं ना, इंस्टेंस ब्लॉक बनाओ। इंस्टेंस ब्लॉक बनाने के सिर्फ आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, बस ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेसेस, बस, और कुछ नहीं करना पड़ता। ये आपका इंस्टेंस ब्लॉक होता है, सिर्फ कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर छोड़ दो, और उसके बीच में कोई भी कोड लिख दो, ये आपका क्या होता है, इंस्टेंस ब्लॉक होता है। हम कहते हैं इंस्टेंस कॉल्ड। अब आपको मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है, क्या होगा, आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। आउटपुट बताना है आपको प्रोग्राम का। आउटपुट के रूप में आप कहोगे, पहला ऑप्शन ले रहा हूं आपके, आप कहोगे स्टैटिक कॉल्ड, आप कहोगे स्टैटिक कॉल्ड, फिर इसके बाद आप कहोगे इंस्टेंस कॉल्ड, इंस्टेंस कॉल्ड, इंस्टेंस कॉल्ड, और फिर आप क्या कहोगे, मेन कॉल। आप क्या कहोगे, मेन। ठीक है, पहला आउटपुट आपका। दूसरा आउटपुट आपका, आप कहोगे इसमें स्टैटिक कॉल्ड, स्टैटिक कॉल्ड, फिर कहोगे मेन कॉल्ड, फिर कहोगे मेन कॉल्ड, फिर कहोगे इंस्टेंस कॉल्ड, फिर कहोगे इंस्टेंस कॉल्ड। तीसरा आउटपुट आपका स्टैटिक कॉल्ड, स्टैटिक कॉल्ड, फिर कहोगे मेन कॉल्ड, फिर कहोगे मेन कॉल्ड। ठीक है, चौथा आउटपुट आपका, चौथा आउटपुट आपका स्टैटिक कॉल्ड, स्टैटिक कॉल्ड, और फिर कहो क्या, इंस्टेंस कॉल्ड, फिर कहो क्या, इंस्टेंस कॉल्ड। और लिखो कुछ ऑप्शन, ठीक है, आपकी स्वेच्छा से आंसर दे सकते हो, बताओ भाई व्हाट राइट आंसर, कौन सा, एक फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। ठीक, फर्स्ट नंबर कौन कौन कह रहा है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कौन कौन कह रहा है, एक दो, एक दो, सोच लो, लॉजिक हो सकता है। फर्स्ट नंबर कौन कौन कह रहा है, 7-8 स्टूडेंट ना। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर इंस्टेंस कॉल, स्टैटिक कॉल, मेन कॉल, इसमें क्या कर दिया, स्टैटिक कॉल, मेन कॉल, इंस्टेंट कॉल। सेकंड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई, तो ये तो 10 हो गए। थर्ड कह रहा है, थर्ड कह रहा है, थर्ड में ज़्यादा है, 35 समथिंग। फोर्थ भाई, इस पर जाओ यार, बेचारा बुरा मान जाएगा, ऐसे मत करो, एक दो तो पराट करो, बुरा मान गया तो चलो मैं इस पे चल जाता हूँ। देखो देखो समझो, यहाँ पे जेवीएम बन जाओ, सेम कहानी, जेवीएम बनो, आ जाओ। देखो, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सिर्फ जेवीएम बनना होता है, आपका प्रोग्राम अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। सबसे पहले मेन पे आओ, सबसे पहले मेन पे आओ, सिंटैक्स चेक करो मेन का, सिग्नेचर चेक करो, डन,
डन। स्टैटिक ब्लॉक पे चले जाओ सीधा, स्टैटिक ब्लॉक पे चले जाओ। स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो, क्या करो, स्टैटिक कोल्ड, क्या करो, स्टैटिक कोल्ड। कहाँ लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है, 1 2 3 4 सब में लिखा हुआ है। इससे आंसर नहीं आया, इससे आंसर नहीं आया, अभी स्टैटिक कॉल हुआ है, ठीक है, तो सारे मान सकता हूँ। हो गया, स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो गया। वापस जाओ किस पे, मेन पे, वापस जाओ किस पे, मेन पे। मेन का एग्जीक्यूट करो, मेन का एग्जीक्यूट करो, मेन कॉल, क्या करो, मेन कॉल। स्टैटिक कॉल के बाद मेन कॉल का है, सेकंड और थर्ड में, तो दो तो हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, है ना, इन दोनों में ढूंढो। अच्छा, उसके बाद कुछ हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा, मेन खत्म हो गया, तो क्या आ जाएगा। आप लोगों ने जो बिया सेकंड आंसर बताया था और फर्स्ट आंसर बताया था, उनको उनको मुझे सिर्फ इतना सा कहना है कि आप लोगों की चश्मा के नंबर बढ़वा लो, जेवीएम बनो तो चश्मा के नंबर बढ़ाओ, है ना। आपको कहाँ दिख रहा है इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना रखा मैंने, मतलब कैसी बेहुदी बातें कर रहे हो आप। मैंने कहा कि इंस्टेंस ब्लॉक तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। अरे मैंने कहा ऑब्जेक्ट बना दिया मेरे भाई, कहाँ बना रखा है मैंने। जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया तो इंस्टेंस ब्लॉक क्यों एग्जीक्यूट होगा, जबरदस्त ऐसे ही। जब तक इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाएगा तब तक आपका इंस्टेंस ब्लॉक कॉल नहीं होगा। इंस्टेंस ब्लॉक तो तब कॉल होता है जो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, और जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा उतनी बार कॉल होता है, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा उतनी बार कॉल होता है। बोलो बोलो आगे बोलो, पूरा पूरा बोला करो, सारा बोलो पूरा, ऊपर वाला नीचे वाला क्या। क्या क्या, मैं तो यही नहीं समझ रहा बोल कौन रहा है, क्या कहना चाह रहे हो। हाँ हाँ, ये इंस्टेंस ब्लॉक, ये नो नो, वो मेथड है, वो मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड हो। पीएसवीएम मतलब होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, वो मेन मेथड है, मेन मेथड का ब्लॉक है। ये स्टैटिक का ब्लॉक है, ये इंस्टेंस का ब्लॉक है। क्या, ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। इंस्टेंस ब्लॉक का मतलब ही ऑब्जेक्ट से है, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट अस्तित्व में आता है तो आपका इंस्टेंस ब्लॉक आपका अस्तित्व में आता है, अस्तित्व में आता है नहीं तो आपका अस्तित्व में नहीं आता। ठीक है, समझे। अगला प्रोग्राम लो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो फास्ट। अभी एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ, वो भी पूरा करना है, इसी को तो समझ लो पहले। जावा में आपकी कल से इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे, तो शानदार कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस का, और मजेदार कंसेप्ट होता है। सच में जावा ने बहुत अच्छे तरीके से इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट किया हुआ है। क्यों, क्योंकि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस कंसेप्ट नहीं होता है ना, जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस कंसेप्ट नहीं होता, इसलिए जावा में इनहेरिटेंस पढ़ने में मजे आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि जावा ने, अरे सुन ले सारी, जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं होने की वजह से जावा ने जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया है ना, वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से किया है। और उसके अंदर जब हम कोड को चलाते हैं और जब हम एग्जीक्यूट करते हैं चीजों को, तो वहां पे हर चीज का एक फिक्स्ड रूल बना रखा है जावा ने, और शानदार तरीके से जावा ने इंप्लीमेंट किया इनहेरिटेंस को। बाकी आप अदर लैंग्वेज में इनहेरिटेंस पढ़ते हो C++ में, तो वहां पे उन्होंने क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी, जबरदस्ती कॉम्प्लेक्सिटी, उल्टी सीधी कॉम्प्लेक्सिटी बना रखी इनहेरिटेंस की C++ में। जबकि जावा ने आपके जो क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस कंसेप्ट है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल हटा दिया। जावा ने कहा कि कॉम्प्लेक्सिटी किस बनती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में, और जावा ने उसको खत्म ही कर दिया, मल्टीपल इनहेरिटेंस नाम से खत्म कर दिया, फिर इंटरफेस के नाम से उसको क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया जावा ने। ठीक है, तो वो चीज सारी चीज देखेंगे इनहेरिटेंस में। मल्टी लेवल तो है, मल्टीपल, हाइब्रिड और मल्टीपल आपके जावा में नहीं होता, मल्टी लेवल होता है। इसका मतलब होता है किसी भी क्लास की सुपर क्लास, किसी भी क्लास की सुपर क्लास सिर्फ और सिर्फ, किसी भी क्लास की पेरेंट क्लास सिर्फ सिर्फ एक क्लास की बात करेंगे, सिंगल सिंगल चलेगा। हाँ, फिर उससे नीचे हिरार्की कितनी चलती चल जाएंगी, हिरार्की बहुत चल जाएंगी। इसका मतलब जावा ने क्या खत्म कर दिया, होता ना कि गोद लेने वाला कंसेप्ट होता है, वो खत्म कर दिया। गोद नहीं ले सकते आप, है ना, आपके सीक्वेंस में चलते हो।
क्या क्या कह रहे हो? नहीं होता यहाँ पे कोई फ्रेंड फंक्शन नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, एक बच्चे के दो बाप नहीं हो सकते जावा में। जावा ने खत्म कर दिया। तो देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास में जो कंसेप्ट था, इसी कंसेप्ट को हम थोड़ा अलग तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। देखो जैसे मैं कह रहा हूं कि मैंने क्लास ली, क्लास ए, मैंने क्या ली क्लास, ठीक है, या मैंने क्लास ली क्लास ए, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्ट बना दिया ए, एक कंस्ट्रक्ट बना दिया ए, और मैं कह रहा हूं यहाँ पे एसओपी में क्या कर रहा हूं, कह रहा हूं कंस्ट्रक्टर कोल्ड, कंस्ट्रक्टर कोल्ड, ऐसे में कह रहा हूं कंस्ट्रक्टर कोल्ड, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे दूसरा जो काम किया वो मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक बना दिया। दूसरा काम क्या किया, एक स्टैटिक ब्लॉक बना दिया, एक स्टैटिक ब्लॉक बना दिया। और स्टैटिक ब्लॉक में कह रहा हूं स्टैटिक ब्लॉक कोल्ड, स्टैटिक ब्लॉक कोल्ड, स्टैटिक ब्लॉक कोल्ड, ठीक है। तीसरा मैंने क्या कर दिया, एक इंस्टेंस ब्लॉक बना दिया। कैसा ब्लॉक बना दिया, इंस्टेंस। और मैं यहां पे कह रहा हूं इंस्टेंस ब्लॉक कोल्ड, इंस्टेंस ब्लॉक कोल्ड, ठीक है। और मैंने इस क्लास को बंद कर दिया, इस क्लास को बंद कर दिया, इस क्लास को बंद कर दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट में कह रहा हूं मैंने क्लास बनाई क्लास मेन कॉल, क्लास मेन कॉल, क्लास मेन कॉल। उसके बाद किस क्लास के अंदर क्या बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना। इसमें आपको बहुत सारी चीजें चेंज करके आपको आउटपुट पूछूंगा आपसे, अच्छे से समझ लेना इसको। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे किया न्यू ए, व्हाट इज आउटपुट, व्हाट इज आउटपुट, व्हाट इज आउटपुट। क्या होगा यहाँ पे, स्टैटिक ब्लॉक कोल्ड, इंस्टेंस ब्लॉक कोल्ड, क्या कंस्ट्रक्टर कोल्ड, ओके, ठीक है। इसका आउटपुट और बता दिया, स्टैटिक ब्लॉक कोल्ड, इंस्टेंस ब्लॉक कोल्ड, कंस्ट्रक्टर कोल्ड, व्हाट इज आउटपुट, व्हाट इज आउटपुट। इसका मतलब देखो इससे पहले का आउटपुट क्या आ रहा था, इससे पहले का आउटपुट आ रहा था, देखो इससे पहले का आउटपुट आ रहा था, इससे पहले का आउटपुट आ रहा था आपका, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इससे पहले का आउटपुट क्या आ रहा था, इसका आउटपुट क्या आ रहा था, स्टैटिक ब्लॉक कोल्ड, स्टैटिक ब्लॉक कोल्ड, स्टैटिक ब्लॉक कोल्ड, स्टैटिक ब्लॉक कोल्ड। फिर क्या आ रहा था, इंस्टेंस ब्लॉक कोल्ड, इंस्टेंस ब्लॉक कोल्ड, इंस्टेंस ब्लॉक कोल्ड। और फिर क्या आ रहा था आपका, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कोल्ड, कंस्ट्रक्टर कोल्ड। सही बात है, सही बात है। स्टैटिक ब्लॉक कोल्ड, इंस्टेंस ब्लॉक कोल्ड, कंस्ट्रक्टर कोल्ड। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और चेंज क्या कर दिया मैंने, देखो चेंज क्या कर दिया, चेंज समझो, चेंज क्या कर दिया, देखो चेंज क्या कर दिया, या मैंने न्यू ए 2 बार लिख दिया, न्यू क्या कर दिया मैंने 2 बार लिख दिया। न्यू ए 2 बार लिखने के बाद अब आउटपुट क्या आएगा, अब आउटपुट क्या आएगा। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे हमारे पास आउटपुट में हमें पता है स्टैटिक ब्लॉक तो सिर्फ एक बार कॉल होता है लाइफ साइकिल में। तो हमारा क्या हो गया, सबसे पहले क्या होगा, स्टैटिक ब्लॉक कोल्ड, स्टैटिक ब्लॉक कोल्ड, स्टैटिक ब्लॉक कोल्ड। स्टैटिक ब्लॉक कोल्ड होने के बाद क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इंस्टेंस ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इंस्टेंस ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। लेकिन इनका सीक्वेंस क्या होता है, पहले पहले क्या होगा, इंस्टेंस ब्लॉक्ड, इंस्टेंस ब्लॉक कोल्ड, और उसके बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कोल्ड, कंस्ट्रक्टर कोल्ड, कंस्ट्रक्टर कोल्ड, ठीक। अच्छा उसके बाद में दोबारा से ऑब्जेक्ट बन गया,
अब जब दोबारा से ऑब्जेक्ट बना तो स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा नहीं, अब स्टैटिक नहीं होगा, अब स्टैटिक, अब क्या कॉल होगा, इंस्टेंस ब्लॉक भी होगा और कंस्ट्रक्टर भी होगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा फिर, इंस्टेंस ब्लॉक कॉल्ड, इंस्टेंस ब्लॉक कॉल्ड और कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस ब्लॉक कॉल्ड और कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो दाना यहां पे अब आपको परफेक्शन आ जाना चाहिए कि आपका इंस्टेंस ब्लॉक कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक के अंदर क्या डिफरेंस है। तो पहले आप नोट डाउन करो ये, एक आपको अच्छी न्यूज बताऊं, देखो कल क्या हुआ कि ग्रुप बना हुआ है जिसमें 200 प्लस बच्चे जुड़े हुए प्रोग्रामर के, है ना। और वो ग्रुप कैसे बनाया गया था, वो ग्रुप बनाया गया था जैसे एक डाउट सेशन था, उसमें आप लोग नंबर पोस्ट करते हो, ऑनलाइन और बच्चे, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन और बच्चे नंबर पोस्ट करके ग्रुप बन गया, ठीक है, बन गया। उसमें उस ग्रुप में मेरे बारे में हवाबाजी कर रखी, और उस बच्चे ने कर रखी जिसने मेरा कोर्स नहीं ले रखा, जिसने मेरा कोर्स नहीं ले रखा है। मैंने क्या उसको चेक किया, यार स्टूडेंट है कौन, उसने क्या कर रखा, जावा के लिए मतलब ऐसे रिकमेंड कर रखा, इससे पढ़ो उससे पढ़ो, ये करो वो करो, उस ग्रुप में वो हवाबाजी कर रहा। 2 बच्चे हैं, वो 2 बच्चे उस ग्रुप में परमानेंट मतलब हवाबाजी करने के लिए बैठे हुए, ठीक है। मैंने कल दोनों बच्चों का डेटा छाना, वो दोनों बच्चों को डेटा छानने के बाद मुझे पता लगा ये दोनों बच्चे तो वो जिन्होंने मेरा कोर्स नहीं ले रखा। मैंने कहा तुम दलाली करने के लिए ग्रुप में आ गए, तो बाकी बच्चे बेवकूफ क्यों हैं? अरे ऐसे ग्रुप में, ऐसे ग्रुप जबरदस्ती बनाते क्यों? उस ग्रुप में उसके अलावा कुछ काम भी नहीं है, सिर्फ ये इतना सा काम हो रहा है उस ग्रुप में कि ये, अरे कॉन्सेप्ट पढ़ो मेरे भाई। बस मैं ये आपको फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, मैं खुद कह रहा हूं हर टीचर परफेक्ट है पढ़ाने में। जो टीचर आपके प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा सब अच्छा होता है, बस सिर्फ ये होता है कि चूज आपको करना होता है किससे पढ़ना है। अब पढ़ने के मामले में आपको, चूज करने के मामले में आपको ये देखना है कि किसका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ते समय समझ आ रहा है, बस ये फैक्ट होता है। देखो मेरी लाइफ का एक ही फंडा है कि मैं अपने खुद के लिए इतना ज्यादा मेहनत करता हूं कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि मेरे पास फुल टाइम होता है और मैं फुल मेहनत करता हूं कॉन्सेप्ट पे, और मैं हमेशा लॉजिकल पार्ट के माध्यम से मेहनत करता हूं कॉन्सेप्ट के। जो जितने भी कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूं लॉजिकल पार्ट के माध्यम डेवलप करता हूं। इसका मतलब मैं हमेशा लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करता हूं कि आप चीजों को सीखो। अगर आपने एक बार चीजें सीख लेना तो उसके बाद में आप किसी भी टाइप से कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो। और मेरा रियल में जब जयपुर की इंडस्ट्रीज में जब मैंने पहली बार कदम रखा था ना, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ के स्टूडेंट को मुझे चीजों को सिखाना है, रटवाना नहीं है, मुझे उनको पढ़ने का तरीका सिखाना है कि पढ़ा कैसे जाता है। आपने कॉलेज में बहुत सारी 4 साल आपने पढ़ के आ गए ना, कौन सा आपने तीर मार रखा है? कॉलेज में 4 साल खूब पढ़ के आ गए, कौन सा तीर मार रखा है? कोई तीर नहीं मार रखा, ठीक है। और आप दूसरे किसी टीचर वगैरह का वीडियो पोस्ट करो, सब अच्छा पढ़ाते, मना थोड़ी कर रहा हूं। मेरे प्लेटफॉर्म पे आज के दिन राजस्थान में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोग्रामर का, मैं खुद कह रहा हूं मेरा प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा है, सबको पता है, सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट को पता है, सारे कोचिंग के टीचरों को पता है कि मेरा प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होने के पीछे मेरी रात दिन की मेहनत है यार। मैंने कोई हवाबाजी में थोड़ी प्लेटफॉर्म डेवलप किया। मुझे पता है मेरे हर एक यूट्यूब वीडियो पे दूसरी कोचिंग वालों ने दबा के ऐड लगा रखी है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। मुझे पता है कि मेरे हर एक यूट्यूब वीडियो पर दूसरी कोचिंग वाले खूब ऐड लगा रखी है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैंने आज तक मेरे कोर्स को प्रोडक्ट बना के बेचा ही नहीं। और जब मैंने मेरे कोर्स को प्रोडक्ट बना के नहीं बेचा तो सीधी सी बात है, सारे के सारे बच्चे अपने खुद के मन से आए मेरे पास, तो वहां पे उन ग्रुपों में हवाबाजी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए आप जब जो बच्चे उन ग्रुप में कोर्स वाले जुड़े हुए, क्योंकि उसमें 100+ बच्चे कोर्स ज्वाइन मतलब जिन्होंने कोर्स ले रखा वो भी जुड़े हुए, तो ऐसे ग्रुप में जुड़ने का मतलब क्या, जब मैं ऑफिशियली ग्रुप कोई बनाऊंगा तो 100% मैं आपको जोड़ूंगा, ठीक है। तो ऐसे ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा ध्यान रखें, ऐसे ग्रुप में ना जुड़े जबरदस्ती, अपना टाइम खराब मत करो। इसके अंदर जस्ट इतना चेंज करो और लिखो, इसके अंदर जस्ट इतना चेंज करो, लिखो इसको ना। अरे ऐड तो मेरे हर वीडियो पर मैं कभी उसके लिए कुछ नहीं करता। मैं कभी उसके लिए कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे पता है उनके ऐड से मेरा स्टूडियो खर्चा निकलता है। देखो मैं सच में पॉजिटिव लेता हूं भाई, सीधी सी बात है, दूसरे कोचिंग वाले ऐड लगाते हैं और मेरे चैनल पे ऐड लगाने के लिए उनको क्या ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे चैनल का जो होता है ना ऐड लगाने के लिए क्या चलता है, वो चलते हैं, मार्केट चलता है इसमें। आप किस चैनल पे ऐड लगाना चाहते हो, और मेरे चैनल पे ऐड लगाने के लिए उनको ज्यादा पेमेंट देना पड़ता है, ठीक है। तो भाई आजकल मेरी बहुत अच्छी कमाई होती है यूट्यूब से, ठीक है। सीरियसली प्रोग्रामर की वैकेंसी आने के बाद पहले क्या था कि मेरे यूट्यूब के अंदर जैसे बात करें तो पहले मेरे मतलब एवरेज मेरी इनकम होती थी 4000 से 5000 पर मंथ, ठीक है, एवरेज मतलब बिना कोई वीडियो डाले। आजकल मेरी ऑटोमेटिक 7-8 हजार इनकम हो रही है। तो मैंने एक दिन क्या हुआ, यूट्यूब पे पूरा एनालिसिस देखा, तो बस दिखा देता है यूट्यूब, पूरा एनालिसिस दिखा देता है आपका रेवेन्यू कहां से आ रहा है। तो मुझे पता लगा दूसरे कोचिंग वाले ऐड लगा रहे, उससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है मेरा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मेरे 2 स्टूडियो खर्चा निकल रहा है उससे, तो मैं तो पॉजिटिव में लेके चलता हूँ। अच्छी बात है भाई, लगाओ ऐड, खूब लगाओ ऐड, मेरे 2 स्टूडियो खर्चा आ रहा है। आप मेरा कोई वीडियो देखना आपको ऐड दिखाई देगी हमेशा यूट्यूब पे,
और जो वो ऐड मेरे, जो आप लोग ऐड देखते हो ना, उससे पता है सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है? उस एक ऐड के देखने से मेरे अकाउंट में 20-30 पैसे आ जाते हैं। एक ऐड से मेरे अकाउंट में 20-30 पैसे आ रहे हैं, और अगर गलती से क्लिक करते हो तो 1 रुपया आता है मेरे अकाउंट में। मैंने मेरी जिंदगी में आज तक यूट्यूब पे 1 रुपये नहीं लगाया। मैं यूट्यूब से रुपए कमाने जानता हूँ। मैं रुपए कभी लगाता नहीं यूट्यूब पे। मैंने सीरियसली मेरी जिंदगी में कोचिंग इंडस्ट्रीज मारने के बाद एडवर्टाइजमेंट के रूप में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए जो टी शर्ट वगैरह, जो बैग वगैरह बनवाए, ये क्वालिटी के बनवाए, ये इसलिए बनवा, आप यूज करो इनको। बैग भी बहुत शानदार बनवा, आपकी पसंद से आपको दिखा के बनवाया। ये पेन वगैरह ठीक है यार, आप लोग सब, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की वजह से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, तो एटलीस्ट आप लोगों को कुछ उपयोग की चीज दे देंगे, तो उसको याददाश्त के रूप में रख सकते हो। जैसे बोतल बनवा रहे हैं, पानी बोतल, तो मिल्टन की यूज करेंगे। मिल्टन पानी बोतल के ऊपर आपका, जैसे आपकी खुद की फोटो, फिर हमारा एक छोटा सा मैसेज कि क्या बर्थडे वाला वो हो जाएगा, बर्थडे वाले पे। और आपका सिलेक्शन होने के बाद में शानदार सब गिफ्ट पैक करवा के आप घर तक भिजवाएंगे। आपका बर्थडे आपने जो ऐप पे अपडेट कर रखा है, वो डेफिनेटली उससे उठा लेंगे हम डायरेक्टली। ऐप पे जो आपने अपडेट, ऑफलाइन के लिए, सिर्फ ऑफलाइन के लिए बात कर रहा हूं। अच्छा, बर्थडे पे गिफ्ट लेने से पहले आपको पार्टी देनी पड़ेगी, ये जरूर ध्यान रख लेना। गिफ्ट तो मैं दे दूंगा, लेकिन पार्टी देने के बाद की बात है वो। तो आप मुझे बताओगे, क्लास में पार्टी होगी, फिर गिफ्ट के रूप में आपको शानदार से गिफ्ट देंगे सबके साथ ना। वो याददाश्त बनाएंगे आपकी। तो ये हो गया। इसको प्रोग्राम के ऊपर एग्जीक्यूशन के माध्यम देखो, तब पता लगेगा। इसको एग्जीक्यूशन माध्यम देखो, देखो इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, जो पहला कंसेप्ट लिया था, सबसे पहले तो पहला कंसेप्ट लिया था, उसी की बात कर रहा हूं, है ना। सबसे पहले पहला कंसेप्ट, ये आपका एक मेन मेथड है। इसके बाद मैंने, ये मेन मेथड है, इसके बाद मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक स्टैटिक ब्लॉक ले लिया। अरे स्टैटिक ब्लॉक ले लिया। स्टैटिक ब्लॉक में क्या लिख दिया, स्टैटिक ब्लॉक कोल्ड। ठीक हो गया, स्टैटिक ब्लॉक कोल्ड लिख दिया, है ना। ये होता है इंस्टेंस ब्लॉक, है ना। ये होता है कैसा, इंस्टेंस ब्लॉक, है ना। इसको बोलते हैं इंस्टेंस ब्लॉक। तो मैं कह रहा हूं इंस्टेंस ब्लॉक कोल्ड। ये कैसा होता है, इंस्टेंस ब्लॉक होता है। अब देखो उसके बाद मैं कह रहा हूं, जैसे मेन मेथड के अंदर मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, जैसे यहां पे लिख रहा हूं, और यहां पे लिख रहा हूं मेन कोल्ड। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, स्टैटिक ब्लॉक कोल्ड और मेन कोल्ड, तो है ना। यहां पे सिर्फ आपका स्टैटिक ब्लॉक कोल्ड और मेन कोल्ड। भाई इंस्टेंस, तो इंस्टेंस जो आपका ब्लॉक होता है, इंस्टेंस जो आपका ब्लॉक होता है, ये जो आपका ये जो ब्लॉक है ना, इसको हम इंस्टेंस ब्लॉक कहते हैं। इसका मतलब है बिना किसी कीवर्ड के डायरेक्टली आपके कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड लिखा होता है, वो आप क्या होता है, वो आप क्या होता है, इंस्टेंस ब्लॉक होता है। एक प्रोग्राम में कितने भी इंस्टेंस ब्लॉक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टेंस ब्लॉक को आप कहीं भी लिख सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं इंस्टेंस ब्लॉक की, आप कहीं भी लिख दो इसको डायरेक्टली। आप ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्लोज कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर कोई भी कोड लिखो, वो आपका इंस्टेंस ब्लॉक बन जाता है। अच्छा, अब देखो सेकंड मैंने क्या काम किया, ये तो आपके मेन जो क्लास है जिसके अंदर मेन मेथड है, उसके माध्यम से मैंने यहाँ पे क्या किया, एग्जीक्यूट करवाने की बात की है। अब सेकंड मैंने क्या काम किया, यहाँ पे समझो एक पॉइंट। सेकंड काम मैंने ये किया है, यहाँ पे आपकी एक क्लास लिया, मैंने एक क्लास लिया, क्लास ए, क्लास लिया क्लास ए। अच्छा, क्लास ए लेने के बाद क्लास ए का मैंने क्या लिया, कंस्ट्रक्टर बना लिया। क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले कह रहा हूँ कंस्ट्रक्टर कोल्ड, कंस्ट्रक्टर कोल्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं कह रहा हूँ एक मैंने स्टैटिक ब्लॉक ले लिया। देखो स्टैटिक ब्लॉक बनाने के लिए सिर्फ कितना क्या लिखना पड़ता है आपको, स्टैटिक कीवर्ड, और उसके बाद क्या करोगे आप, ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख दिया स्टैटिक कोल्ड, ठीक है, स्टैटिक कोल्ड, ओके। और उसके बाद मैंने क्या लिया, एक इंस्टेंस ब्लॉक। इंस्टेंस ब्लॉक के लिए सिर्फ आप क्या करोगे, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और बंद, ठीक, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और बंद, ठीक है, ये बन गया आपका ना। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, इंस्टेंस कोल्ड, ठीक है, इंस्टेंस कोल्ड। अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बना, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, इसको हटाते, इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ। कैसे बनाया मैंने,
कैसे बनाया, न्यू ए, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाते के साथ यहां पे सबसे पहले क्या होगा, स्टैटिक कॉल, फिर इंस्टेंस कॉल और फिर कंस्ट्रक्टर कॉल। है ना, यहाँ पे आपके एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में सबसे पहले स्टैटिक कॉल्ड, सबसे पहले स्टैटिक कॉल्ड, फिर इंस्टेंस कॉल्ड, है ना, सबसे पहले स्टैटिक कॉल्ड, फिर इंस्टेंस कॉल्ड और फिर कंस्ट्रक्टर, फिर कंस्ट्रक्टर। तो ना कंस्ट्रक्टर का नंबर भी इन दोनों के बाद आता है। ठीक, आपने इससे पहले क्या सीखा था, ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते के साथ में सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाता, नहीं, कंस्ट्रक्टर से पहले तो दो कहानी और है, ये दोनों कॉल होते हैं, अगर ये मौजूद है दोनों कॉल होते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैंने एक ऑब्जेक्ट और बना दिया, मैंने एक ऑब्जेक्ट और बना दिया, न्यू ए, एक ऑब्जेक्ट और बना दिया। अब क्या होगा, देखो स्टैटिक तो एक बार कॉल हो लिया, उसका लाइफ साइकिल में वो बेचारा एक बार ही कॉल होता है। स्टैटिक अपने पूरे लाइफ साइकिल में प्रोग्राम के स्टार्ट होने से लेके प्रोग्राम के एंड होने तक सिर्फ और सिर्फ एक बार कॉल होता है, उसका काम खत्म हो लिया, वो एक बार कॉल हो लिया। बट आपके जो इंस्टेंस ब्लॉक होते हैं और जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है वो आपके हर एक ऑब्जेक्ट के साथ आपका इनिशिएट होता है ना। इंस्टेंस ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर हर एक ऑब्जेक्ट के साथ इनिशिएट होता है, तो इंस्टेंस ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर आपके दो बार कॉल होंगे। तो यहाँ पे स्टैटिक एक बार, स्टैटिक एक बार, स्टैटिक सिर्फ एक बार कॉल हुआ है, स्टैटिक एक बार, उसके बाद इंस्टेंस कॉल, कंस्ट्रक्टर कॉल, इंस्टेंस कॉल, कंस्ट्रक्टर, ये क्या, ये हुआ है दो बार, ये हुआ है दो बार, है ना। अच्छा, आप एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा स्टैटिक ब्लॉक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी स्टैटिक ब्लॉक बनाओ, एक प्रोग्राम में एक ज्यादा स्टैटिक ब्लॉक बना सकते हो, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। क्या हो गया, सॉरी, इंस्टेंस, स्टैटिक बना सकते हो, इंस्टेंस एक ही बात, क्या फर्क पड़ गया। आप एक प्रोग्राम में कितने भी इंस्टेंस ब्लॉक बना सकते हो, कितने भी स्टैटिक ब्लॉक बना सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं होती। तो सेकंड सेकंड इंस्टेंस कोल्ड, सेकंड इंस्टेंस कोल्ड, तो आपने क्या बना दिया, एक ही प्रोग्राम में आपने दूसरा क्या बना दिया, दूसरा क्या बना दिया, इंस्टेंस ब्लॉक बना दिया। तो अब क्या होगा, अब मैं इसके आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट क्या होगा, है ना, मैंने एक इंस्टेंस ब्लॉक ये बनाया है, एक इंस्टेंस ब्लॉक मैंने क्या बनाया, अब है ना दोनों के दोनों इंस्टेंस ब्लॉक आपके हर एक ऑब्जेक्ट के साथ क्या होंगे, इन्वोक, इसका मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के साथ आपके इनिशिएट होंगे, ऑब्जेक्ट के साथ इनिशिएट हो रहे हैं इंस्टेंस ब्लॉक, तो हर ऑब्जेक्ट साथ होंगे। तो यहां पे आपके दो बार ऑब्जेक्ट बनाए और दो बार ऑब्जेक्ट लिए दोनों आपके जो दोनों जो इंस्टेंस ब्लॉक है वो आपके क्या होंगे, इन्वोक होंगे, इनिशिएट होंगे, आपको ध्यान रखना है। स्टैटिक ब्लॉक एक बार कॉल होगा, चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंस्टेंस कोल्ड, इंस्टेंस कोल्ड, सेकंड इंस्टेंस कोल्ड, कंस्ट्रक्टर कोल्ड, फिर इंस्टेंस कोल्ड, सेकंड इंस्टेंस कोल्ड, कंस्ट्रक्टर, क्या कहां पे कॉल करो और ये बताओ, कहां से, यहां से, यहां से, यहां से कॉल कराऊं, यहां से कॉल कराऊं, स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट, स्ट्रिंग टाइप का एरे पास करना पड़ेगा, है ना, तो कुछ भी पास कर देता हूं, यहां से कॉल करो, बात कर रहे हो, यहां से कॉल करो, बात कर रहे हो, कहां पे क्या करवाना चाहते हो बताओ मुझे, मैं नहीं समझता, मेन मेथड को ऐसे भी लिखूं, मेन मेथड को ऐसे भी लिखूं, इससे क्या हो जाएगा, होल्डर तो पहले दोनों दोनों आपके दोनों दोनों ऑब्जेक्ट है, पहले दोनों ऑब्जेक्ट काम होगा, इससे सबसे लास्ट में कॉल हो गए, सबसे लास्ट में हो गए तो, अरे तो सबसे लास्ट होगा यार, क्योंकि सबसे पहले ये इनिशिएट होगा, फिर उसके बाद ये इनिशिएट होगा, फिर इनिशिएट होने का मतलब इसके इसके सारे के सारे मेंबर मेंबर की बात करेंगे, फिर आपका मेन होगा लास्ट में, सबसे लास्ट में, ये रहा, इसी का फर्क पड़ेगा। वो कलवा के नहीं होगा वो क्या,
अब भी कंफ्यूजन है? यहां पे कहना चाह रहे हो सबसे पहले पहले ना एग्जीक्यूट होगी? जेवीएम बन रहे हो ना, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? जब जेवीएम बन रहे हो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले मेन मेथड कॉल। आप इनमें कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो? वो वाई कॉम्प्लेक्सिटी, कहां कॉम्प्लेक्सिटी है? जब आपको इतना सा बता दिया कि आपको कंपाइलर बनने के बाद में इसके मेन को चेक करना है, मेन के सिग्नेचर को चेक करना है, और इस क्लास में चेक करना है कोई स्टैटिक ब्लॉक है या नहीं है। अगर स्टैटिक ब्लॉक है तो उसे एग्जीक्यूट करवा देना, नहीं है तो मेन मेथड के अंदर आ जाना। मेन मेथड के अंदर आ जाना, मेन मेथड के अंदर आने के बाद में इसके इस ब्रैकेट्स के अंदर आना है, और इस ब्रैकेट्स के अंदर आने के बाद में एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करना है। फिर इसीलिए कह रहा हूं कि बार बार की जेवीएम जैसे काम करता है वैसे काम करो। सबसे पहले मेन के अंदर आए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा, मेन मेथड कॉल, बिल्कुल ये प्रिंट हो जाएगा। फिर इसकी कहानी पूरी करो। इसकी कहानी मतलब क्या? क्लास ए पहली बार आपके अस्तित्व में आ रही है, तो क्लास ए पहली बार अस्तित्व में आ रही है तो उसके अंदर स्टैटिक ब्लॉक भी है, उसे एग्जीक्यूट करवाओ, उसे एग्जीक्यूट कराओ। फिर दूसरा क्या, उसके अंदर इंस्टेंस भी है और कंस्ट्रक्टर भी है, और ऑब्जेक्ट बना दिया तो इंस्टेंस भी आपका एग्जीक्यूट होगा, कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसकी पूरी कहानी होली। दोबारा से ऑब्जेक्ट बना दिया आपने, दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाते के साथ उस क्लास का स्टैटिक कॉल होगा नहीं, एक बार हो लिया। उस क्लास का इंस्टेंस और कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसकी कहानी कंप्लीट होगी। अगले लाइन पे आओ, अगले लाइन पे आते के साथ इसके अंदर जो आउटपुट में लिख रखा है वो प्रिंट करवा दो। क्या दिक्कत आ रही है बताओ? सीक्वेंस टू सीक्वेंस, स्टेप टू स्टेप। तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है, जिसके अंदर हमने सारे ब्लॉक्स की बात कर ली, और इस ब्लॉक्स में हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर आपके तीनों ब्लॉक है, अगर आपके तीनों ब्लॉक है अगर आपके तीनों ब्लॉक है तो तीनों ब्लॉक होने के बाद आपके एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या होता है भाई? अगर आपके तीनों ब्लॉक है तो इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा पॉइंट ये लिख लीजिए, अच्छा पॉइंट है ना। कॉपी तो खोलो, कॉपी तो खोलो, नोट में लिख लो। नहीं, 8:30 का टाइम है ना, 8:30 का टाइम। तो लिखो, एक छोटा सा नोट लिख लो। जब प्रोग्राम में, छोटा सा पॉइंट लिखो, बहुत छोटा पॉइंट है। जब प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक मौजूद होते हैं, जब प्रोग्राम में क्लास लिख लो ना, मतलब हमारे यहाँ पे क्लास ही होती है ना। जब क्लास में इंस्टेंस ब्लॉक है ना, इंस्टेंस ब्लॉक का पूरा नाम होता है इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, है ना। इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर तीनों प्रेजेंट होते हैं। कंस्ट्रक्टर ये सभी प्रेजेंट होते हैं, ये सभी प्रेजेंट होते हैं तो इनका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस देखो भाई, इनका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस लिखने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? पहली प्रायोरिटी आपकी होती है फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? स्टैटिक ब्लॉक। पहली प्रायोरिटी किसकी होती है? स्टैटिक ब्लॉक। सेकंड प्रायोरिटी किसकी होती है? सेकंड प्रायोरिटी किसकी होती है? इंस्टेंस, वो यार बड़ा हो जाएगा, इंस्टेंस ब्लॉक लिख दो। इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक या इंस्टेंस ब्लॉक। थर्ड प्रायोरिटी किसकी होती है? थर्ड प्रायोरिटी किसकी होती है? कंस्ट्रक्टर।
किसकी होती है? कंस्ट्रक्टर। एक छोटा सा पॉइंट ये भी लिख लो इसमें लिख लो, एग्जीक्यूट ओनली वंस, सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। ये क्या होते हैं? एग्जीक्यूट एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ये आपके क्लास के प्रत्येक ऑब्जेक्ट के साथ एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। और यहां पे आपका ये सारा कंसेप्ट खत्म, यहां पे आपका क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट खत्म। कल से स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस। जावा में पढ़ने में मजा आ रहा है? सीरियसली मजा आ रहा है जावा में पढ़ने में? ओके, डन जी। अब जावा में पढ़ने के साथ आप 31 तारीख के पेपर में जरूर 55% ले आना। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप 55% जरूर लेके आएंगे, हैं? चॉकलेट तो खिला देंगे, ठीक है। ओके, कल की क्लास से नेक्स्ट कंसेप्ट बात करेंगे। शानदार कंसेप्ट है जावा में इनहेरिटेंस का, क्योंकि जावा में इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में जावा ने कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव कर रखा है। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट बाकी लैंग्वेज कंपैरिजन में जावा में बहुत इजी होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल आपके रिमूव होती है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं।